इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय चुनाव करवाने को लेकर काफी बहस हो रही है, बवाल मचा हुआ है। और मुझे लगा कि इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हमें देख लेनी चाहिए, चर्चा कर लेनी चाहिए। और इस जरूरत इसलिए भी लगी क्योंकि अभी मैं चाय पीने गया हुआ था एक दुकान पर, तो मैंने देखा है कि कुछ लोग इसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो मैंने उनमें से पूछ लिया कि आखिर एक देश एक चुनाव है क्या आखिर, और ये अंतिम बार एक साथ कब कराए गए थे, या पहली बार ये कुछ हो रहा है। और फिर मैंने कहा कि वो इसके फायदे क्या है। मैंने बोला कि इसको लेकर कुछ चिंताएं हैं या नहीं है। तो उनमें से आप देखते हैं कि एक कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे सके जिससे संतुष्ट हुआ जा सके, या उन्हें फायदे ही मालूम रहे। वो एक तरफा सपोर्ट करते हैं या तो एक तरफा विरोध करते हैं, बीच का रास्ता नहीं अपनाते हैं। और आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक पढ़े लिखे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक सामान्य जानकारी विस्तार से मालूम होना चाहिए कि आखिर एक देश एक चुनाव है क्या, इसके लाभ क्या हैं, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, इसको लेकर चुनौतियां क्या बनी हुई हैं, चिंताएं क्या बनी हुई है, और विभिन्न जो समितियां बनाई गई उनकी सिफारिशें क्या रही हैं, और आगे की राय इसमें क्या हो सकती है। क्योंकि आपके प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस पूछ लेगा और निबंध लिखने के लिए कहीं आ जाएगा। तो इस पर बातें करते हैं हम लोग। और देखिए, इसे अगर लागू करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और जब कोई कानून बनाना होता है, संविधान में संशोधन करना होता है, तो उसके लिए प्रस्ताव आता है। आप देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उसे बिल, विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, तब वो कानून बनता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो एक देश एक चुनाव आखिर है क्या, सबसे पहले इसे जानिए। वन नेशन वन इलेक्शन भारत में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को संदर्भित करता है। कुछ मामलों में इसमें स्थानीय निकाय चुनाव भी शामिल हो सकते हैं, जैसे नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए चुनाव, यानी कि एक बार में ही चुनाव करवा लिए जाएं। अभी आप देखते हैं कि हर राज्य में कहीं ना कहीं कोई चुनाव होते रहते हैं ना, तो उनसे फुर्सत हो और एक बार चुनाव करवा लिए जाए, 5 साल के लिए फुर्सत हो जाए। इसका उद्देश्य क्या है? तो वन नेशन वन इलेक्शन का मूल उद्देश्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर निर्वाचन चक्रों को संरक्षित करते हुए चुनाव को एक साथ या फिर एक निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोजित करना, और इसके लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों और विभिन्न चुनाव संबंधी विधियों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। आप देखें, भारत में वर्ष 1951 से 1967 तक समकालिक चुनाव हुए हैं, जिसके दौरान लोकसभा और अधिकांश राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, 1967 तक साथ में ही चुनाव होते थे। यह भी राजनीतिक कारणों और विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण ये प्रथा समाप्त हो गई थी। 1960 के दशक में राजनीतिक अस्थिरता और दल बदल के कारण निर्वाचन चक्र में और अधिक विविधता आ गई थी। अब इसके अगर एक साथ चुनाव करवाए जाते हैं तो इसके लाभ क्या होंगे, फायदे क्या होंगे, ये नोट आप कर लीजिएगा। लागत न्यूनीकरण। एक साथ चुनाव कराने से सुरक्षा कार्मिकों, मतदान कर्मचारियों और निर्वाचन संबंधी सामग्री जैसे संसाधनों में महत्वपूर्ण बचत हो सकती है। भारत में लोकसभा चुनाव की लागत में काफी वृद्धि हुई है, जो वर्ष 1951 के पहले चुनाव में 10.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019 में 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, और 2024 में दुगनी हो गई ये राशि। यह महत्वपूर्ण वृद्धि विगत कुछ दशकों में निर्वाचन प्रक्रिया की बढ़ती जटिलताओं और पैमाने को प्रदर्शित करती है। और कहा जाने लगा ना कि हमारे देश का चुनाव बड़ा खर्चीला हो गया। इसके अतिरिक्त सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के कारण भारतीय निर्वाचन आयोग की परिचालन लागत कम हो सकती है। भारतीय निर्वाचन आयोग, जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, इन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इसका एक और फायदा होगा, शासन सातत्य। कम चुनाव से अल्पकालिक निर्वाचन संबंधी कार्यनीति और आदर्श आचार संहिता के कारण उत्पन्न नीतिगत पक्षाघात को कम किया जा सकता है। साथ ही संसाधनों पर दबाव, नियंत्रण, प्रचार और राजनीतिक दलों के बीच भ्रष्टाचार को भी कम किया जा सकता है। हर बार आदर्श आचार संहिता लगानी पड़ती है, तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। व्यवधान न्यूनीकरण। तो इसका फायदा ये भी होगा कि कम चुनाव आयोजित होने से सार्वजनिक जीवन में व्यवधान कम होगा, और जिससे मतदान केंद्रों के रूप में पर्याप्त उपयोग किए जाने वाले शैक्षणिक संस्थानों को लाभ होगा।
और इसके अतिरिक्त शिक्षकों को अन्य सरकारी सेवा कर्मियों की तरह चुनाव ड्यूटी और प्रशिक्षण में लगाया जाता है, जिससे उनका वास्तविक कार्य बाधित होता है। और इस प्रकार एक देश एक चुनाव अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों के बजाय शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देकर प्रशासनिक दक्षता को संवर्धित कर सकता है। मतदाताओं की भागीदारी में वृद्धि। समर्थकों का ये भी तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से चुनावी क्लांति कम हो सकती है, जिससे संभावित रूप से मतदाताओं की भागीदारी और मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो सकती है। अभी आप देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे भैया हर साल चुनाव हो रहा है, कौन बार बार चुनाव देने जाए। अगर लगे कि ऐसा हो जाए कि 5 साल में एक बार ही वोट डालना जाना पड़ेगा, तो हर कोई सोचेगा चलिए 5 साल में एक बार ही तो वोट देना है, तो वो आसानी से जाएगा भी। इससे मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। सुव्यवस्थित प्रचार। तो राजनीतिक दलों को साकेंद्रित प्रचार प्रयासों से लाभ हो सकता है, और जिससे छोटे दलों को प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने का बेहतर अवसर प्राप्त हो सकता है। इससे आर्थिक लाभ। कोविंद समिति की रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि एक साथ चुनाव होने के बाद वाले वर्ष में भारत की राष्ट्रीय वास्तविक जीडीपी दर विगत वर्ष की तुलना में 1.5% की अधिक हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि एक साथ चुनाव होने से राजकोषीय घाटे में 1.28% की वृद्धि तथा सार्वजनिक व्यय में 67% की वृद्धि हो सकती है। अब देखिए यहाँ जीडीपी क्या होता है, मैं इसलिए तो कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ लीजिएगा। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है। यह किसी देश में एक निश्चित समयावधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। और इसके अतिरिक्त चुनाव की निरंतरता कम होने से काले धन का अंतर्वाह कम हो सकता है, और राजनीतिक संदान के लिए व्यवसायों पर दबाव कम हो सकता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने 10,000 करोड़ रुपए जब्त किए थे। संशोधित चुनाव अनुवीक्षण। एक साथ चुनाव को केंद्रित प्रकृति संशोधित चुनाव अनुवीक्षण की सुविधा प्रदान कर सकती है। प्रशासन दक्षता में समृद्धि। समर्थकों का तर्क है कि संयुक्त चुनाव कराने से प्रशासनिक दक्षता संवर्धित हो सकती है। एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक कार्य में लगने वाला समय कम होगा तथा निर्वाचन प्रक्रिया में लगने वाले संसाधनों को मुक्त करके सुरक्षा में सुधार भी होगा। तो जब आप लोग फायदे कहीं बता रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये सब आप लोग इसके लाभ लिख सकते हैं कि एक देश एक चुनाव के क्या लाभ हो सकते हैं। अब एक देश एक चुनाव करवाने से जुड़ी हुई कुछ आप देखते हैं कि चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों को भी आप लोग देख लीजिए। एक तो संघवाद के लिए खतरा। तो राष्ट्रीय और राज्य चुनाव को एक साथ कराने से स्थानीय मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दे चुनावी विमर्श पर हावी हो सकते हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय समस्याओं को निष्पक्ष कर देंगी, और जिससे स्थानीय चिंताओं और जरूरतों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, और जिन्हें प्रायः राज्य स्तरीय दल ही सबसे उपयुक्त तरीके से समझते हैं। जो क्षेत्रीय दल विरोध कर रहे हैं ना, उनका यही कहना है कि भैया जब आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उसमें हावी रहेंगे और क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे। तो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी होगी उसे फायदा मिलेगा, और जो क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय दल होंगे उन्हें नुकसान होगी। उनकी सबसे बड़ी चिंता भी यही है। इसके अतिरिक्त समन्वित निर्वाचन ढांचे में छोटे क्षेत्रीय दलों को अधिक धन और अधिक प्रभाव वाले दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो सकती है, और जिससे राजनीतिक विविधता कम हो सकती है और क्षेत्रीय मुद्दे निष्पक्ष हो सकते हैं। एक साथ मतदान से कम जानकारी वाले या पहली बार मतदान करने वाले मतदाता भ्रमित हो सकते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप अज्ञानता पूर्वक विकल्प सामने आ सकते हैं और अधिक मत अवैध हो सकते हैं, जो लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। ये चिंताएं हैं। ये क्या है? चिंताएं बताई जा रही हैं, इन्हें नोट करिए आप लोग। संभाल तंत्र संबंधी चुनौतियां। तो एक साथ चुनाव आयोजित करने से भारतीय निर्वाचन आयोग और सुरक्षा बलों के संसाधनों और क्षमताओं पर भारी दबाव पड़ेगा। एक साथ चुनाव कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वोटर वेरिफिएबल और पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी मशीनों की बड़ी मात्रा में खरीद की आवश्यकता होगी। कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2015 ने अनुमान लगाया था कि इन मशीनों को अधिप्राप्ति के लिए 9,284.15 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, और विविध क्षेत्रों में रसद संबंधी चुनौतियों के कारण चुनाव की सत्यनिष्ठा और सुचारू क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ सकता है इसका। ये संवैधानिक चिंताएं भी हैं कुछ। एक देश एक चुनाव को क्रियान्वित करने के लिए संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में महत्वपूर्ण संशोधन की आवश्यकता होगी, और जिससे संभवतः इसके मूल ढांचे में परिवर्तन आएगा।
कुछ संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 1/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी तथा भारत के आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता भी होगी। ऐसे बड़े परिवर्तन राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों की मौजूदा शक्तियों का अतिक्रमण कर सकते हैं और जिससे आप देखते हैं शक्ति संतुलन और भारत की संसदीय लोकतंत्र की प्रकृति पर प्रश्न उठ सकता है। इससे शासन संबंधी निर्वात तो राजनीतिक संकटों के प्रति उत्तर में समय से पहले चुनाव कराने में सुनम्यता की कमी के कारण उन राज्यों में लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है जहां सरकारें बीच में ही गिर जाती हैं। इससे शासन में निर्वात उत्पन्न हो सकता है जिससे नागरिकों को संकटपूर्ण समय के दौरान पर्याप्त प्रतिनिधित्व या निर्णय का अधिकार नहीं मिल पाएगा। उत्तरदायित्व न्यूनीकरण बार बार चुनाव होने से प्रतिनिधि सतर्क रहते हैं परंतु विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि कम बार चुनाव होने से उत्तरदायित्व न्यून हो सकते हैं और जिससे मतदाताओं के असंतोष व्यक्त करने की संभावना सीमित हो सकती है। अभी कम से कम डर तो रहता है कि कोई ना कोई चुनाव होंगे तो उसमें हमें जाना पड़ेगा, तो वो शकल दिखाते रहते हैं ना, और कहा जा रहा है कि एक बार में चुनाव करवा लिए जाएंगे तो 5 साल वो गायब रहेंगे बिल्कुल। और इससे निर्वाचित पदाधिकारियों में आत्मसंतुष्टि उत्पन्न हो सकती है और मतदाताओं की आवश्यकताओं और चिंताओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता कम हो सकती है। चुनाव मशीनरी पर दबाव देश भर में एक साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग पर काफी दबाव होगा और किसी भी प्रणालीगत विफलता या अनियमितता की दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और जिससे निर्वाचन प्रक्रिया और संस्थाओं में जनता का विश्वास कम हो सकता है। अब इसको लेकर सिफारिशें क्या दी जा रही हैं विभिन्न समितियों के द्वारा। एक साथ एक चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी। ये प्रमुख सिफारिशें क्या थी? चरणबद्ध क्रियान्वयन 2 चरणों में एक साथ चुनाव। प्रथम चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित करना और दूसरे चरण में पहले चरण के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव, इसमें पंचायत और नगर पालिका आयोजित करना। संविधान संशोधन कोविंद समिति ने संविधान में 15 संशोधन प्रस्तावित किए और जिसके लिए 2 संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता थी। पहला विधेयक एक साथ निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन को संबोधित करता है और यदि लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग हो जाती है तो नए चुनाव कराने की अनुमति देता है और इस विधेयक को राज्य के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा विधेयक स्थानीय निकाय चुनाव और एकल मतदाता सूची की स्थापना पर केंद्रित है और इस विधेयक को भारत के आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। नए संवैधानिक अनुच्छेद तो अनुच्छेद 82 ये क्या कहेगा? एक साथ चुनाव कराने की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रपति द्वारा नियत तिथि अंकित करने वाली अधिसूचना और इस तिथि के बाद गठित सभी विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएंगी। और आप देखेंगे अनुच्छेद 327 इसमें संशोधन करके एक साथ चुनाव कराने के लिए संसद की शक्ति का विस्तार किया गया है। और शीघ्र विघटन प्रबंधन तो अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके लोकसभा राज्य विधानसभाओं के लिए पूर्ण अवधि और अवधि समाप्त की शब्दावली की स्पष्ट किया गया। भंग विधानसभाओं के स्थान पर गठित विधानसभाएं आगामी एक साथ होने वाले चुनाव से पहले केवल शेष अवधि तक ही कार्य करेंगी। कहने का मतलब है कि बीच में कोई राज्य की सरकार गिर जाती है, वहां जो चुनाव होंगे वो शेष समय के लिए होंगे। ठीक है। स्थानीय निकाय चुनाव मतदाता सूची तो दूसरा विधेयक एक नया अनुच्छेद 324 ए प्रस्तावित करता है जो संसद को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि स्थानीय चुनाव आम चुनाव के साथ साथ हों। नया अनुच्छेद 325 दो सभी चुनाव के लिए एकल मतदाता सूची प्रस्तुत करता है और जिसका प्रबंधन ईसीआई द्वारा किया जाएगा, जिससे राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका परामर्शी क्षमता तक सीमित हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक साथ चुनाव करवा रहे हैं तो वोटर सूची में नाम तो वही जुड़ते ना, चाहे विधानसभा के दें, चाहे आप बोर्ड, चाहे लोकसभा का दें, चाहे आप सरपंच के लिए दें। अगर आपकी उम्र 18 साल होती है तभी तो आप वोटर बन पाते हैं, तो एक ही वोटर सूची बनाई जाए, ये कहा जा रहा है। संभार तंत्र विचारणा इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच व्यापक योजना समन्वय की आवश्यकता होगी। पहले भी कुछ अनुशंसाएं की गई। विधि आयोग कार्यपत्र ये 2018 तो एक साथ चुनाव कराने के संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया जाएगा और त्रिशंकु विधानसभाओं में गतिरोध को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून को संशोधित किया जाएगा। अतिरिक्त सुनम्यता के लिए चुनाव अधिसूचना जारी करने की 6 महीने की सीमा बढ़ाई जाएगी। कार्मिक लोक शिकायत और विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2015
वर्ष 2015 की रिपोर्ट में बेहतर राजनीतिक स्थिरता के लिए समकालिक चुनावों के लाभों पर बल दिया गया है। समिति ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी सहित व्यापक संसाधनों की आवश्यकता होगी, और जिसका अनुमानित लागत लगभग आप देखिए 9,284.15 करोड़ रुपए हैं, और साथ ही महत्वपूर्ण संभार तंत्र और संवैधानिक चुनौतियों पर प्रकाश डाल ये आप देखते हैं कि डाला है। और संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग उनकी वर्ष 2002 की रिपोर्ट शासन में निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए साथ चुनाव कराने का समर्थन करती है। नीति आयोग जो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में, 2017 में कार्यपत्र निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक साथ चुनाव कराने का समर्थन करता है। अब इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? चलिए आप लोगों से यहाँ एक मेरा सवाल है। पहले 21 साल हुआ करती थी उम्र वोट डालने की, इसे घटाकर किस संविधान संशोधन के द्वारा 18 साल किया गया था? राष्ट्रीय संवाद एक देश एक चुनाव के संबंध में समर्थन का आकलन करने और चिंताओं का समाधान करने के लिए राजनीतिक दलों, नागरिक समाज संगठनों और विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए व्यापक संवाद चर्चा का आयोजन किया जा सकता है। इस संवाद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि विविध दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा जाए, ताकि पहले के विषय में आम सहमति बनाने में सहायता मिल सके। सभी लोग इस पर सोचें और एक तरह से लागू करें, सभी क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, तो अच्छी बात रहेगी। उदाहरण के लिए एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति में ने नागरिकों को 20,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं एकत्रित की, और जिनमें से आप देखें 81% ने एक साथ चुनाव की अवधारणा के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। क्रमिक कार्यान्वयन तो प्रमुख कार्यक्रमों से शुरुआत करके चरणबद्ध दृष्टिकोण पर विचार किया जा सकता है, जो कुछ राज्य चुनाव को लोकसभा चुनाव के साथ संरेखित करता है, और इससे अवधारणा का वास्तविक दुनिया में परीक्षण संभव हो सकता है, और जिससे हितधारकों को चुनौतियों की पहचान करने और देशव्यापी कार्यान्वयन से पहले आवश्यक समायोजन करने में सहायता मिलेगी। विधिक उपक्रम तो एक देश एक चुनाव के लिए एक सुदृढ़ विधिक ढांचा स्थापित करने के लिए विधि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आवश्यक संवैधानिक संशोधनों और विधायी परिवर्तनों का प्रारूप तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसा ईसीआई ने सुझाव दिया कि समय से पहले विघटन होने को रोकने के लिए अविश्वास प्रस्ताव में नामित उत्तराधिकारी के लिए विश्वास प्रस्ताव सम्मिलित होना चाहिए। यह विघटन अपरिहार्य है तो राष्ट्रपति आगामी चुनाव तक प्रशासन चला सकते हैं, और यदि शेष अवधि कम है अन्यथा मूल अवधि के लिए पुनः चुनाव होने चाहिए। इसी तरह के प्रावधान विधानसभाओं पर भी लागू होते हैं। इस प्रक्रिया में व्यापक विचार विमर्श शामिल होना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित संशोधन लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संविधान की अखंडता को बनाए रखें। या आप देखिए संघवाद का संरक्षण, यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय तैयार किए जा सकते हैं कि राज्य विशिष्ट मुद्दे चुनावी चर्चाओं में केंद्रीय बने रहें। साथ ही क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को संरक्षण प्रोत्साहन देने के तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है। इससे भारत के संघीय ढांचे के भीतर विभिन्न हितों की विविधता और प्रतिनिधित्व की संधारण में सहायता मिलेगी। निर्वाचन आयोग का सुदृढ़ीकरण एक देश एक चुनाव से संबंधित वर्धित जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए निर्वाचन आयोगों की क्षमताओं और स्वतंत्रताओं को संवर्धित किया जा सकता है, और इसमें एक देश एक चुनाव कराने के लिए तकनीकी अवसंरचना को उन्नत करना तथा मानव संसाधनों में वृद्धि शामिल हो सकती है। अधिक ईवीएम और वीवीपीएटी प्रणालियों में निवेश किया जा सकता है तथा एक साथ चुनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मतदाता पंजीकरण, मतदान और परिणाम सरलीकरण के लिए तकनीकी समाधान विकसित किया जा सकता है। क्षमता निर्माण तो एक साथ चुनाव के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और अन्य हितधारकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों को चुनाव और प्रशासन संकट प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता निर्वाचन संबंधी सुधारों से संबंधित अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए अन्य देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहभाग किया जा सकता है। वैश्विक उदाहरणों से सीख लेने से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। एक देश एक चुनाव के कार्यान्वयन में संभावित नुकसान से बचने में सहायता मिल सकती है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में हर 5 वर्ष में राष्ट्रीय असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव होते हैं तथा राष्ट्रपति का चुनाव असेंबली द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत स्वीडन और जर्मनी हर 4 वर्ष में अपने प्रधानमंत्रियों, चांसलरों का चुनाव करते हैं, जबकि ब्रिटेन में हर 5 वर्ष में निश्चित अवधि के चुनाव होते हैं। आर्थिक नियोजन तो संक्रमण काल के दौरान संभावित आर्थिक व्यवधान को न्यून करने के लिए कार्य नीति विकसित करके
निर्वाचन संबंधी व्यय में परिवर्तन के लिए तत्पर किया जा सकता है और इसमें नए निर्वाचन ढांचों को समायोजित करने के लिए संसाधन आवंटन और बजट की योजना बनाना शामिल है। सार्वजनिक परामर्श, एक देश एक चुनाव के निहितार्थों के विषय में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। लोगों को एक तरह से कहा जाए कि आम सहमति बनाई जाए, जागरूक किया जाए, ये कहा जा रहा है। तो आप देखेंगे ये कहानी है एक देश एक चुनाव की। इतनी जानकारी रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो जरूर आप लोग जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद।